अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोन पे भी कहा और वैसे भी ज़ाती तौर पे मिले भी हैं और उन्होंने बताया कि यानी जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं उनके हवाले से उन्हें गाइडलाइन दूँ कि उनके नंबर्स क्यों कम आते हैं और किस तरह वो अच्छे नंबर ले सकते हैं और पेपर उन्होंने किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन में कम से कम 20 साल हो गए हैं और पेपर मार्किंग करते हुए कम से कम जो है 15 साल हो गए हैं। इस वजह से वो अक्सर बेशतर मुझसे यानी इस हवाले से मशवरा भी करते रहते हैं और गाइडलाइन भी लेते रहते हैं। तो इस वजह से मैंने फिर ज़रूरी समझा कि मैं अपने इस चैनल पे जितने भी स्टूडेंट्स के जो मसाइल हैं उनके हवाले से यानी आपको गाइडलाइन दे दूं और बता दूं कि किस तरीके से आपने यानी पेपर जो है वो वहाँ सॉल्व करने हैं और किस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ मार्क्स ले सकते हैं ताकि उनके नंबर जो है वो अच्छे आएँ और उन्हें किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े पेपर के दौरान। तो सबसे पहले यहाँ मेरे पास यानी आंसर शीट के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जिनके हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स उनमें कोई मिस्टेक अगर करेंगे तो किस तरह उनको यानी नुकसान हो सकता है। आप लोगों के सामने ये अब बोर्ड की जो आंसर शीट होती है उसका यानी पहला पेज है। आपने क्या करना होगा वहाँ पर सबसे पहले ये ऊपर लिखा हुआ है कॉपी नंबर। तो आपने जो आपकी आंसर शीट होगी या आंसर बुकलेट होगा उसके एक साइड पे वहाँ पर ये नंबर दिया होता है तो वो आपने यहाँ लिखना होता है। उसके बाद फिर क्या है यहाँ पर दस्तखत उम्मीदवार ये आप खुद होंगे। आपने क्या करना होगा यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने होंगे और मजमून में यहाँ आपने सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा। बिलफर्ज आपका इंग्लिश का पेपर है तो यहाँ पर आप इंग्लिश लिखेंगे या अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद पार्ट या पर्चा, ठीक है, आगे रोमन में ये 1 2 लिखा हुआ है। अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो यहाँ पर आपने ये वाला रोमन वाला फर्स्ट डाल देना है और अगर आप पार्ट 2 के हैं तो ये 2 आपने यहाँ डाल देना है। इसी तरह अब आगे आ जाएगी ग्रुप की बारी। तो ग्रुप में आपका मॉर्निंग या इवनिंग होता है, मेरा सुबह या शाम, तो वो वाला आपने यहाँ लिख देना है। रोल नंबर आपने यहाँ पर क्या है हिंसन में लिखना है, मुराद 1 2 3 जो भी होगा वो इसमें आपने यहाँ पर लिखना है। लफ्जों में क्या है यानी उर्दू की जो गिनती होगी उसमें आपने ये लिखना होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ नाम उम्मीदवार, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपनी वालिद साहब का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ टिक करना होगा, ये आगे लिखना होगा कि आप मैट्रिक है तो यहाँ मैट्रिक लिख देंगे, इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट है तो पार्ट फर्स्ट लिख देंगे, अगर इंटरमीडिएट पार्ट 2 है तो वो यहाँ पर लिख देंगे। जिमनी ये सप्ली वाला है, अगर आप सप्ली वाला दे रहे हैं तो तब आपने यहाँ लिखनी है और यहाँ पर आप 2023 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका नाम इम्तिहानी सेंटर, ये वहाँ पर जो एग्जामिनर्स होंगे या सुपरिटेंडेंट होंगे वो आपको बता भी दे देंगे। और जिस जगह आप पेपर दे रहे हैं उस स्कूल का यहाँ आपने नाम लिखना होता है, जिस स्कूल या कॉलेज में आप दे रहे होते हैं। इसके साथ आपका कोई तल्लक नहीं है। डेट नीचे आपने लिख देनी है, सबसे पहले जो है वो उस दिन की डेट आएगी, ठीक, आगे मंथ आएगा और आगे ईयर आ जाएगा। और बाकी ये जो नीचे चीज़ें इनके साथ आपका कोई तल्लक नहीं। यहाँ पर आपने वही चीज़ ऊपर कर देनी है, जो आपका पेपर होगा उसका नाम लिख देना है, इंग्लिश का तो इंग्लिश लिख देना है, यहाँ पार्ट फर्स्ट है तो पार्ट फर्स्ट, नहीं तो पार्ट 2। यहाँ आपने वही ग्रुप का आपने लिख देना है, सुबह का या शाम का, ये मैट्रिक है तो इंटरमीडिएट का तो वो लिख देना है, सप्ली है तो वो भी लिख देना है। तो बाकी आपने एक और चीज़ है, ये नीचे इसके साथ आपके साथ कोई तल्लक नहीं है, ये बोर्ड से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं। और यहाँ पर देख लें एक सीजर्स का साइन आपको नज़र आ रहा होगा, कैंची का। तो इस हवाले से आपको लाजमन तौर पर मैंने बताना है कि इसकी बैक साइड पे, यहाँ आंसर शीट के बैक साइड पे आपने यहाँ कुछ भी नहीं लिखना। जहाँ आपकी कैंची का ये साइन बना हुआ है उससे नीचे नीचे आप लिख सकते हैं, उसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि ये बोर्ड में यहाँ से ये क्या है इसे डिटैच कर लेते हैं, यहाँ से इसे वो काट के अलग कर लेते हैं, जिसकी वजह से अगर आपने यहाँ लिखा हुआ होगा तो वो लिखा हुआ हिस्सा आपका यानी ज़ाया हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर क्या आपका पेपर जो है वो ख़राब हो सकता है। इस वजह से यहाँ से लेके यहाँ तक इस शीट पे आपने कोई चीज़ नहीं लिखनी। हो सकता है उन्होंने यहाँ पर कोई जो है प्रिंट कुछ किया हुआ हो तो आपको वो समझ आ जाएगी, नहीं तो वो सीजर का साइन जो है इस तरह आप देख सकते हैं, कैंची का साइन, तो वहाँ से यानी इसकी बैक साइड से इसे नीचे से आप शुरू करेंगे और यहाँ इससे ऊपर आप नहीं लिख सकते, हाफ पेज से नीचे आपने शुरू करना है। और उसके बाद यहाँ पर इसका दूसरा जो पेज है, यहाँ पर आप देखिएगा कि डेट, यहाँ आपने डेट लिख देनी है। अगर आप मैट्रिक हैं तो मैट्रिक वाले का इस सर्कल को आपने फिल कर देना है, इंटर का है तो वो सर्कल कर देना है, इस तरह पार्ट फर्स्ट है तो वो कर देना, अगर पार्ट 2 के हैं तो वो कर देना है, एनुअल है तो एनुअल को कर दीजिएगा, सप्लीमेंट्री ये जिनकी सप्ली आई होती है ये उनके लिए मुतलका है, ठीक है। और मॉर्निंग इवनिंग ग्रुप होगा वो, और यहाँ पर सब्जेक्ट आपने लिख देना है। इसी तरह आपने यहाँ दोबारा अपना नाम लिखना है, फादर का जो है वो नेम यहाँ लिखना है, रोल नंबर लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है इनवर्ड्स, इनवर्ड्स से मुराद क्या होगा, आपने जिस तरह 100 हो एनी वन इस तरह करके यहाँ पर वो आपने लिखना होगा। यहाँ पर आपके साइन आ जाएंगे, सिग्नेचर हो जाएंगे, इसके साथ आपका कोई तल्लक नहीं है।
बाकी रोल नंबर आपने ये जो ऊपर ब्लॉक्स हैं यहाँ पर जो है वो आपने पहले लिखना है और उसके बाद ये आपने उसके ब्लॉक्स फिल करने हैं। यहाँ अगर आपने 1 लिखा है तो इसको 1 को फिल करेंगे, अगर यहाँ आपने 2 लिखा है तो ये 2 इस ब्लॉक में आप फिल करेंगे, इस तरह आगे करते जाएंगे। और पेपर का कोड यहाँ पर आपने लिखना लाजमन है, नहीं तो फिर आपको नुकसान हो सकता है, खसूसन जो ऑब्जेक्टिव के हवाले से। वो अभी शीट नीचे तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ उस दिन का जो डे है वो वाली तारीख लिखिएगा, यहाँ आगे मंथ आ जाएगा, यहाँ आगे आपका ईयर आ जाएगा, ये मॉर्निंग इवनिंग उसके हिसाब से आप सर्कल कर लेंगे। और सबसे ज़रूरी जो है वो ये वाली बबल शीट है जो आपके ऑब्जेक्टिव से मुतल्लिक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि लड़के जो हैं ऑब्जेक्टिव पेपर पे उधर तो वो कर देते हैं, लेकिन ये वो जो बबल शीट ऑब्जेक्टिव की इसको फिल करना भूल जाते हैं या इसके ऊपर गलत फिलिंग कर देते हैं। उधर अगर 1 वाला है तो आपने जो आंसर टिक किया इसको 1 वाले बबल में यहाँ के फिल करें कि उसका ए है, बी है, सी है या डी है। इस लिहाज से आपने काफ़ी एहतियात करनी है। और उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लड़के जो हैं बहुत सारे यानी भूल जाते हैं, ये जो पेपर कोड है, आपके पास जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके ऊपर लिखा होता है कोड, उसका 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है या 4 स्टार है, और उसके साथ आगे नंबर लिखा होता है 4 फिगर्स में। मुराद ठीक है, यहाँ पर जैसे 1240 तो यहाँ पर क्या 1240 1240 यहाँ पर आ जाएगा, और इसको नीचे आपने उस हिसाब से फिल कर देना है। अगर आप ये पेपर कोड नहीं लिखते तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि 4 पेपर्स होते हैं ऑब्जेक्टिव के, उनके 4 कोड होते हैं। तो जो सब एग्जामिनर होता है, मतलब जिसने पेपर चेक करना होता है, उसके पास वो चारों कोड मौजूद होते हैं। अगर आपने यहाँ कोड नहीं लिखा तो सब एग्जामिनर क्या करता है, उसके पास टाइम कम होता है, तो उससे ज़ाहिर बात है अपने पैसों से बेकार होती है कि मैं कम से कम इतने पेपर चेक कर लूँ। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, पहले 3 या 4 जो है आपका एक कोड के साथ मैच करेगा, फिर दूसरे के साथ करेगा, फिर तीसरे के साथ मैच करेगा, 4-5 जो पहले ये आप जो आंसर होंगे जिसके साथ ज़्यादा उससे थोड़े से बेहतर लग रहे होंगे वो यहाँ अपने पास से वो कोड लेके उसके साथ चेक कर डालेगा। हो सकता है वो कोड जो है इस पेपर का हो ही नहीं जिसके साथ वो करे, तो इस वजह से आपके नंबरों का काफ़ी यानी नुकसान हो सकता है। इस वजह से यहाँ हर हाल में आपने यानी वो कोड लिखना है, इसको आपने नहीं भूलना, क्योंकि वो किसी और कोड के साथ पेपर चेक कर देगा तो आपके नंबर ये ऑब्जेक्टिव के यानी हो सकता है 20 आने हों तो वहाँ पर आपके 10 आ जाए, तो इस तरह आपको यानी काफ़ी लॉस हो सकता है। क्योंकि किसी भी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि उन सारे ये 20 के 20 ऑब्जेक्टिव पहले टैली करे, एक कोड के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे और फिर चौथे के साथ, और फिर उसके बाद देखे कि इसका कोड कौन सा बनता है। इतना वहाँ पर कोई भी यानी सरदर्दी नहीं लेगा, वो पहले 3-4 के साथ मैच करेंगे। तो इस वजह ये कोड लिखना मत भूलिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो है इन चीज़ों के साथ आपके साथ कोई तल्लक नहीं है, ये बोर्ड से मुतल्लिका होती हैं। और इसी तरह जो है आगे मैं आपको पेपर के हवाले से बताता जाऊँगा। अच्छा स्टूडेंट्स, वहाँ आपका जो पेपर है उसमें क्वेश्चन आंसर के 3 सेक्शन होते हैं। पहले वाले में आपके पास प्रोज वाला होता है, जैसे वो डाइंग सन वाला जो चैप्टर है, वो वाले जो 10 चैप्टर हैं उनका अलग पोर्शन होता है। उसके बाद हीरोज़ का पोर्शन होता है, और उसके बाद आपके पास गुड बाय मिस्टर चिप्स का होता है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि जो प्रोज वाला है उसको पहले आपने हल करना है, और उसमें से कोई क्वेश्चन यानी जितने भी आप करना चाहते हो वो सारे के सारे एक ही दफ़ा आपने अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे ना हो कि आप जो है बिलफर्ज वहाँ से जब आपने 6 क्वेश्चन करने हैं तो उनमें से आपने 3 किए, 2 को कहीं और आगे जाके किया, इस तरह नहीं करना। आपने जो भी पोर्शन करना है एक ही दफ़ा करना है। अगर आपको आर्जी तौर पर उसका जवाब आपके जहन में नहीं है तो उसकी थोड़ी सी जगह आप छोड़ सकते हैं। ये नहीं है कि आपने उसको पूरे पेपर में मुख्तलिफ जगहों पर बिखेर दें, क्योंकि एग्जामिनर इससे इरीटेट होता है और उसमें वो नंबर जो है एक ही दफ़ा काउंट करके तो लिखने होते हैं। अगर आप कहीं और जाके वो उसका आंसर दोबारा लिखेंगे जो रहते हैं तो वो आपके लिए यानी खतरनाक साबित हो सकता है, आपके नंबर उससे कम आ सकते हैं, वो उसको ओवर अटेम्प्टमेंट कर सकता है या फिर उसके नंबर जो वो 0 भी काउंट कर सकता है। तो इस वजह से आपने जो भी क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं जिस पोर्शन के एक ही दफ़ा उसको पूरा आपने कंप्लीट करना है, और उस आंसर को आपने अटेम्प्ट किस तरह करना है। यहाँ पर जैसे आपके पास एक सैम्पल के तौर पर मैंने एक शीट यहाँ रखी हुई है कि आपने यानी ये क्वेश्चन 1 इस तरह यानी वहाँ पर लिखना है यानी, और आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, और वो लिखी जो आपने लिखा है वो आसानी से पढ़ा जा सके। ऐसे ना हो कि वो लफ्ज़ नज़र ही ना आ रहे हो, लफ्ज़ों के अंदर लफ्ज़ घुसेड़ने नहीं है, गंदा करके नहीं लिखना, ओवर राइटिंग नहीं करनी, और इंक रिमूवर यूज़ नहीं करना। क्योंकि आप इंक रिमूवर जब यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने अब यहाँ पर एक इंक लगाई है, तो ये देखें इसकी बैक साइड पे यानी वो नज़र आने लग पड़ती है। तो इसी तरह जब आप इंक रिमूवर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो कटिंग है
यहाँ से वो एक तो वो गंद बन जाता है, प्रेजेंटेशन जो वो आपकी ख़राब हो जाएगी, दूसरा उसकी जो इंक है उसके अंदर से निकल के दूसरी साइड पे जाती है तो वहाँ पर जो लफ्ज़ होंगे वो क्या हो जाते हैं, वो भी फेड हो जाते हैं या वो इनविजिबल हो जाएंगे, वो नज़र ही नहीं आते, जिसकी वजह से आपका यहाँ आपने इंक रिमूवर यूज़ किया तो इसकी बैक साइड पे जो आपके आंसर है वो भी ख़राब हो सकते हैं। इस वजह से इंक रिमूवर नहीं यूज़ करना और कटिंग और ओवर राइटिंग को भी अवॉइड करना है, क्योंकि उससे प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी नहीं रहेगी और वो बैड इंप्रेशन पड़ता है और आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपने जब पेपर को अटेम्प्ट करने हैं तो इस तरह देखें, ये गैप दे के आपने लिखना है और साफ सुथरा लिखना है और बीच में लफ्ज़ों को एक दूसरे के अंदर घुसेड़ना नहीं है, गड़बड़ नहीं करना। और जब आपका एक आंसर कंप्लीट हो जाए उसके नीचे इस तरह मार्कर से लाइन लगा सकते हैं या उसके नीचे एक लाइन छोड़ सकते हैं, फिर आप दूसरे आंसर की तरफ जाइएगा। जैसे ये देख लें कि हर आंसर के बाद यहाँ पर यानी एक लाइन लगाई गई है और नीचे यानी आंसर नंबर भी लिखे गए हैं। इस तरह आपने पूरे पोर्शन के एक दफ़ा आंसर कंप्लीट करके फिर क्वेश्चन 2 की तरफ आपने जाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद पूरे जो आपका सेक्शन 2 होगा या क्वेश्चन 2 होगा उसके सारे कंप्लीट करके फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आपने जाना है और इसी तरह यानी उनमें गैप देना है ताकि हर आंसर अलग अलग नजर आ रहा हो, वो एक दूसरे के साथ गड़बड़ ना हो। अगर आप बिल्कुल इसके साथ जोड़ के लिख देंगे तो जब एग्जामिनर चेक कर रहा होगा वो समझेगा ये इसी का हिस्सा है, तो इस वजह से वो क्या है उसको एक ही कंसिडर करके नंबर जो वो लगा सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको कोई भी आंसर जो मार्क तो हो जाएगा लेकिन नंबर एक के वो काउंट हो जाएंगे। इस वजह से अगर आप उनमें स्पेस दे के लिखेंगे, एक तो प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, दूसरा क्या है एग्जामिनर को इतनी ज़्यादा यानी वहाँ पर एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी कि आपका ये आंसर यहाँ खत्म हो गया, ये आंसर 2 है, ये आंसर 3 है, तो प्रोमिनेंट ये चीज़ आ रही होगी, वहाँ पर नज़र आ रही होगी प्रोमिनेंट, तो इस वजह से वो फिर आसानी के साथ उसकी मार्किंग जो आगे चलती जाएगी और वो सही तरह यानी चेक भी कर सकेगा। तो इस वजह से ओवर राइटिंग और कटिंग और इंक रिमूवर को जो इस्तेमाल है वो आपने नहीं करना। इसी तरह ईडीएम जब आप लिखेंगे तो ईडीएम भी बिल्कुल इसी तरह बोल्ड करके आप लिखेंगे और उनमें एक एक लाइन का आप गैप दे देंगे ताकि उसे दूर से नजर आए कि यहाँ ईडीएम लिखे हुए हैं और यहाँ तक ये जाके। और इसी तरह ट्रांसलेशन वाले में भी आप इसी तरह यानी वो उसका अलग यानी वहाँ पॉइंट आउट करेंगे क्वेश्चन और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लिख के नीचे उसको यानी आप लिख देंगे इस तरह करके। अगर आपके पास टाइम है तो पूरी उसकी उर्दू लिख दें, अगर नहीं टाइम तो सिर्फ और सिर्फ उसकी ट्रांसलेशन लिख दें, लेकिन क्वेश्चन लाजमन मार्क करेंगे कौन सा आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। जब आपने ऐसे लिखना होगा तो कोशिश करें यहाँ से ऐसे शुरू ना हो, ऐसे जो यहाँ फ्रंट से आपने शुरू करना है। यहाँ पर जैसे एक ऐसे लिखा गया है तो ये हाफ पेज के नीचे से शुरू किया गया है, आपने हाफ पेज से नहीं शुरू करना बल्कि अगले नेक्स्ट पेज पे चले जाना है, वहां से शुरू करना है और उसको भी आपने इतने ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बिल्कुल आपकी जो राइटिंग है वो क्लियर हो, वर्ड्स क्लियर हो, ठीक है, वो पढ़े जा सकें। और ऐसे के हवाले से एक और चीज़, उसमें आपने कोटेशंस लाजमन लिखनी है, ठीक है। और कोटेशन में क्या है, ऊपर भी एक लाइन छोड़नी है, नीचे भी एक लाइन छोड़नी है और कोटेशन को किसी और इंक से बोल्ड करके लिखना है जिस तरह ये लिखा गया है, ठीक है। और एक ऐसे में आप एक से ज़्यादा कोटेशंस वहाँ यानी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ देख लें कि इसमें और भी कोटेशंस ऐड की गई हैं। तो ये चीज़ें जो आपने लाजमन मद्देनजर रखनी है, इस तरह करके यानी इसमें कोटेशन भी आप ऐड करेंगे और उसको दूसरी इंक से लिखेंगे और पैसेज वो पैराग्राफ बना बना के आप लिखेंगे। ऐसे नहीं है कि आपने एक ही दफ़ा यहाँ से लिखना शुरू किया, पूरा पेज बिल्कुल सेम नज़र आ रहा हो और उसकी पैराग्राफिंग हो, जैसे यहाँ के ख़त्म हुआ तो दूसरा पैसेज इधर से यानी आपने शुरू करना है या पैराग्राफ शुरू करने हैं, ठीक है। इन चीज़ों का आपने लाजमन ख्याल रखना है। ये वो चीज़ें हैं जिनका आप ख्याल रखेंगे तो आपके नंबर जब वो अच्छे आ जाएंगे। अगर आप इनको गड़मड़ करके लिखेंगे तो एग्जामिनर भी कंफ्यूज होगा, तो हो सकता है आपका यानी दो आंसर को वो एक ही समझ के कंसिडर करके मार्क तो कर दे और एक के नंबर लग जाएंगे और दूसरे के नंबर नहीं रहेंगे। इस वजह से हर आंसर जो अलग अलग आपने करना है।